So today we will cover fundamental of this Python programming language, that is Python language fundamental. So the very first thing that we should know, that is character set supported by Python language. So first let me write all the fundamentals, then I will cover all the fundamentals one by one. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर करेक्टर सेट कि आपकी पाइथन लैंग्वेज में करेक्टर सेट क्या होता है। उसके बाद आपका आता है कीवर्ड्स। आफ्टर कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट होता है हमारा लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स, देन यूजर इनपुट, देन कंडीशंस, लूपिंग। ये सारी चीजें हैं जो आपके फंडामेंटल के अंदर आती हैं। एक एक करके इनको हम लेकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करेक्टर सेट। तो करेक्टर सेट का मीन मतलब होता है कि एज ए प्रोग्रामर जब आप अपनी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट करेंगे, इट मीन्स यूजर को आप कुछ आउटपुट में दिखाएंगे या यूजर से इनपुट में आप कुछ भी लेंगे, तो कौन कौन से करेक्टर्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम से आउटपुट दिखाने के लिए या यूजर से इनपुट लेने के लिए। इंग्लिश लेटर्स हम लोग जानते हैं, लाइक ABCD हम लोग यूज कर सकते हैं। डिजिट हम यूज कर सकते हैं 1 2 3 4। क्या हम रोमन नंबर्स आउटपुट में दिखा सकते हैं, रोमन नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 रोमन वाले, या हम हिंदी के लेटर्स को दिखा सकते हैं, का खा गा, उर्दू के लेटर्स को आउटपुट में दिखा सकते हैं। तो ये चीजें डिसाइड कहाँ से होती हैं, ये डिसाइड होती है हमारे करेक्टर सेट से। ठीक है, कि हमारी लैंग्वेज का करेक्टर सेट क्या है, कौन कौन सा हमारा करेक्टर सेट है जो लैंग्वेज फॉलो करती है। फाइन। सो अगर हम कंप्यूटर साइंस में देखें तो कुछ करेक्टर सेट जो पॉपुलर हुए थे उनमें से सबसे पहला पॉपुलर हुआ था एस्काई करेक्टर सेट। तो जो एस्काई करेक्टर सेट है, अगर हम इसकी बात करें तो एस्काई करेक्टर सेट के अंदर हमारा टोटल 128 करेक्टर्स ही होते थे। यानी कि कोई भी लैंग्वेज अगर एस्काई करेक्टर सेट को फॉलो करती है तो वो इनपुट आउटपुट में सिर्फ 128 करेक्टर्स ही यूज कर सकती है। उन 128 में इंग्लिश के लेटर्स आ गए A to Z लोअर केस, A to Z अपर केस, डिजिट्स आ गई, सिंबल्स आ गए, प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन। तो यही सब कुछ उसमें आ गया। उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा करेक्टर सेट बनाया गया जिसका नाम रखा लैटिन करेक्टर सेट। ऐसा ही करेक्टर सेट फिर बना आपका लैटिन करेक्टर सेट, इसको एक्सटेंडेड एस्काई भी कहा गया, एक्सटेंडेड एस्काई। ठीक है, इसके अंदर करेक्टर सेट को डबल कर दिया गया, यानी कि इसके अंदर हमारे 128 करेक्टर्स होते थे। कोई भी लैंग्वेज जो इस करेक्टर सेट को फॉलो करती है उसमें सिर्फ 128 करेक्टर्स ही अलाउड होंगे। कोई भी लैंग्वेज जो इसको फॉलो करेगी उसमें 256 करेक्टर्स हमारे अलाउड होते हैं। ठीक है, फिर एक करेक्टर सेट और बना जिसका नाम है यूनिकोड करेक्टर सेट। यूनिकोड करेक्टर सेट। अब यूनिकोड करेक्टर सेट में इनिशियली 65,536 करेक्टर हुआ करते थे। अब ये हमारे और बढ़ा दिए गए हैं, तो ये हमारा यूनिकोड करेक्टर सेट के वर्जन आने शुरू हो गए। ये टाइम टू टाइम हमारा चेंज होता रहता है। तो आपको यूनिकोड करेक्टर सेट के बारे में पहले गूगल पे देखना होगा कि आज की डेट में कितने करेक्टर्स हैं जो यूनिकोड सपोर्ट करता है। आई थिंक 1,43,000 है। लास्ट बैच में मैंने चेक करे थे तो 1,43,000 ये फिक्स है, ये कम ज्यादा नहीं हो रहा है। जब ये बने थे तब से लेकर आज तक कितने ही है, ये जब से बने हैं तब से लेकर आज तक कितनी है। यूनिकोड जो करेक्टर सेट है इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं ये हमारा टाइम टू टाइम चेंज किया जा रहा है।
ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। I write here Unicode character set latest version. It's taking too much time. These are the characters. टोटल अभी हुए हैं 143,859। ठीक है, तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स अप टू यूनिकोड वर्जन नंबर 13.0। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन यूनिकोड का है वो 13.0 है, जिसमें टोटल करेक्टर्स इतने कर दिए गए हैं। इसको कॉपी करके अभी लिख लेते हैं, वर्जन 13। फाइन। तो अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनाई जाती है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिसाइड करना होता है कि वो कौन सा करेक्टर सेट फॉलो करेगी। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो हमारा एसआई करेक्टर सेट फॉलो करती हैं, जैसे सी लैंग्वेज हो गई। सी हमारा एसआई करेक्टर सेट फॉलो करती है। कुछ कंपाइलर सी के ऐसे हैं जो लैटिन करेक्टर सेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ हमारे जैसे जीसीसी, तो जीसीसी कंपाइलर लैटिन करेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, बट टर्बो आई थिंक एसकाई को सपोर्ट करता है। नॉट श्योर, एक बार आप चेक कीजिएगा। बट अगर हम बात करें यूनिकोड की, तो पाइथन हो गई, जावा लैंग्वेज हो गई, डॉट नेट हो गई, ये लैंग्वेजेस यूनिकोड को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो अगर हम पाइथन का एग्जाम्पल लें, तो पाइथन शुरू से यूनिकोड को सपोर्ट नहीं करता था। पाइथन 2.7 वर्जन में पहली बार यूनिकोड को ऐड किया गया, लेकिन जब वो यूनिकोड ऐड किया गया था तो उसमें फुल सपोर्ट नहीं थी। बट पाइथन 3 से हमारा फुल सपोर्ट यूनिकोड की हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो अगर हम आज देखें, पाइथन 3 पे हम लोग काम कर रहे हैं, 3.9 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पाइथन 3 हमारा यूनिकोड को सपोर्ट करता है। यानी कि आज आप एज ए पाइथन प्रोग्रामर अपना आउटपुट जब दिखाना चाहते हैं, तो अपने आउटपुट में 1,43,000 अराउंड करेक्टर्स हैं जो आप दिखा सकते हैं। इसमें रोमन नंबर भी आ गए, आपका जो चेस के अंदर जितने भी आपके जो आपके होते हैं पीसेस होते हैं वो सारे आ गए। ठीक है, लाइक सैनिक आ गया, आपका नाइट आ गया, यानी घोड़ा आ गया उसका चेस का। आप बहुत सारी चीजें हैं जो दिखा सकते हैं। नाउ लेट मी राइट सम यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाउ टू राइट, let me go to your badge. This is your badge. Suppose I need to write A, so I can easily write A because हमारे कीपैड में ए नाम की की होती है, हम बड़ी आसानी से ए बी सी डी लिख सकते हैं। तो जब कोई भी की आपके कीपैड में है तो आप उसे डायरेक्ट लिखकर आउटपुट में प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे का खा गा प्रिंट करना है या मुझे रोमन नंबर यूज करने हैं, वो मेरे कीपैड में है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, तो उनको कैसे लिखा जाए। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि आप पाइथन की स्ट्रिंग के अंदर, जो पाइथन की स्ट्रिंग होती है, इस स्ट्रिंग के अंदर यूनिकोड भी लिख सकते हैं। अब यूनिकोड कहाँ से आएगा, कैसे गेट करेंगे, तो यूनिकोड का अपना एक फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट हमारा होता है /u से स्टार्ट होता है, उसके बाद कुछ कोड लिखा जाता है। वो आपको एक बार गूगल पे चेक करना होगा, कैसे करेंगे चलते हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है rapidtables.com। तो और बहुत सारी वेबसाइट भी हैं, और इस वेबसाइट पर आप किसी भी करेक्टर का यूनिकोड गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
कैपिटल ए की बात करूं तो ये कैपिटल ए है। अगर मुझे कैपिटल ए प्रिंट करना है तो मैं कैपिटल ए की प्रेस करके प्रिंट करा सकता हूँ। सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट, गेट द यूनिकोड ऑफ दिस कैपिटल ए, जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे और ये आ गया यूनिकोड, ये वाला कॉपी करना /u वाला। उसके बाद आप इसको यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो एज इट इज नहीं आएगा। जब भी आप /u के बाद कुछ लिखते हैं तो वो यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन कंसीडर किया जाता है। अगर आप इसको रन करेंगे यू विल सी कैपिटल है। तो आप बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है, ये तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तब पड़ेगी अगर मैं आपको अल्फा बीटा गामा लिख कर दिखाऊं प्रोग्राम में, अल्फा बीटा गामा प्रिंट करा कर दिखाइए, तो क्या हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा की कीज होती हैं? हमने कहा नहीं होती। तो अब कैसे प्रिंट कराएंगे फिर? तो अल्फा बीटा गामा के यूनिकोड आते हैं, उनको प्रिंट करा सकते हैं। देखो कैसे कराएंगे, आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैथमेटिक्स के, देखो ये पाई हो गया, ये रो हो गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ईटा, ये सब आपने पढ़े होंगे ऑन पेपर। इनको प्रोग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इनकी कीज नहीं होती हमारे पास। तो अगर मुझे दिखाना है ये थीटा, तो कैसे दिखाएंगे? इसको सेलेक्ट कीजिए और देखो ये इसका यूनिकोड आ गया, इसको कॉपी कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। इसी तरह से आप सपोज ये देखो काका का आ गया, ये का प्रिंट करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे ध्यान रखना लिखना स्ट्रिंग में ही है। अगर आप रोमन प्रिंट करना चाहते हैं, इवन जितने स्माइली होते हैं व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, उन सबका भी यूनिकोड आता है। तो अगर आप जीयूआई पे काम करेंगे, आज हम जीयूआई पे नहीं, आज हम शेल पे काम कर रहे हैं, तो जिस दिन हम जीयूआई पे काम करेंगे उस दिन आप स्माइली प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर पाएंगे या हर उस लैंग्वेज में कर पाएंगे जो यूनिकोड को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब जैसे हिंदी की डिजिट होती हैं, हिंदी में 1 2 3 4 लिखना है। ये मेरे को ना ये वाली एरर आ रही है, अनएबल टू इनिशियलाइज डिवाइस PRN। मैं एनाकोंडा यूज कर रही थी। एनाकोंडा आप यूज कर रहे हैं और वेट ए मिनट, फाइन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग यूनिकोड के थ्रू इनपुट आउटपुट यूज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होगा यूनिकोड। अब देखो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट नीड आती है, तो फ्रॉम पाइथन 2.7, ठीक है। सर प्रोग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। बोलिए। जैसे मैंने फाइल सेव की है तो ये वहीं पर सेव हो सकती है जहां से स्टार्ट पाथ दिया था हमने, या डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं प्रोग्राम सारे आप अलग से फोल्डर बना के? वहाँ चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर बनाकर भी कर सकते हैं। अभी आपके पास है तो सपोर्टेड फ्रॉम 2.7, ठीक है। तो अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन के अंदर हमारा यूनिकोड करेक्टर सेट यूज किया जाता है। नाउ द थिंग इज व्हाट, कि अगर मैं ये प्रोग्राम किसी ऐसे कैंडिडेट को दे दूं जिसने आज की क्लास ना करी हो अटेंड, और उसको ये प्रोग्राम मैं पेन ड्राइव में या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर कर दूं, और वो कैंडिडेट जिसने आज की क्लास नहीं करी है, प्रेजेंट नहीं है मीटिंग में, वो ये प्रोग्राम ओपन करके पढ़ेगा, तो उसको क्या समझ में आएगा? उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है। ठीक है, तो इमेजिन करिए सिचुएशन क्या है। मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ, लाइक एक्स ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर मैंने कोड बनाया। अब जिस कोड को मैं बना रहा था वो कोड अभी पूरा नहीं हुआ है, वो प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने क्या करा, रिजाइन कर दिया और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। अब आप जो कोड बना रहे थे
उस कोड को कोई दूसरा आके पूरा करेगा, और जो दूसरा है उसे क्या पता आप क्या लिख रहे थे। तो अगर ऐसी सिचुएशन रियल टाइम पर आएगी, एक का लिखा हुआ कोड दूसरे को जब पूरा करना होता है या दूसरे को समझना होता है, तो बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर इस तरह से कुछ लिखा मिल गया भाई, ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है तब तो चलो दूसरा भी समझ लेगा अगर उसे पाइथन आती है तो, लेकिन अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो बहुत स्पेसिफिक था, तो आपको अपने कोड का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। ये अच्छी प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है इंडस्ट्री के अंदर, कि जब भी आप कोई भी कोड बनाते हैं उस कोड का डिस्क्रिप्शन साथ में लिखते हैं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो जो प्रोग्रामर दूसरा होगा जो ये कोड को पढ़ेगा उसको समझना आसान हो जाएगा कि हम क्या लिखने की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये लिखने की बात कर रहा हूँ, मैं पहले ही यहाँ पर एक हेडिंग डाल के लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन यही है कि आप पाइथन अलाउ करेगा ऐसे कि हम पाइथन की ग्रामर के अकॉर्डिंग सिंटैक्स लिखेंगे, या अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो मन आता है। रन करा कर देखेंगे तो मना हो जाएगा कि नहीं ये नहीं होता, इनवैलिड सिंटैक्स। यानी कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन जो हम सोच रहे हैं उसका हमें पाइथन के रूल के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। तो किसी भी कोड का डिस्क्रिप्शन देना क्या कहलाता है, कमेंट कहलाता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट रखा गया जिसका नाम होता है कमेंट। अब कमेंट कैसे बनाया जाता है वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर सकते हैं। सी++, जावा, .NET में डबल स्लैश से कमेंट बनता है, पाइथन के अंदर डबल स्लैश से कमेंट नहीं बनता है। यहाँ पर एक यूज करा गया हैश सिंबल। हैश सिंबल के बाद आप कुछ भी लिखते हैं तो हमारा ये क्या कहलाएगा, कमेंट कहलाएगा। ध्यान रखना, हैश सिंबल इंडिपेंडेंटली यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी स्ट्रिंग के अंदर हैश आ रहा है और आप बोलेंगे सर ये तो कमेंट है प्रिंट ही नहीं होगा, नहीं। अगर ये इंडिपेंडेंट कहीं भी हैश के साथ कुछ लिख रहे हैं तो उसके बाद जो भी लिखा है वो कमेंट होगा। इसका मतलब होता है कि इसका कोई सिंटैक्स एरर चेक नहीं होगा, आउटपुट में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और ये सिर्फ प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर कम्युनिकेशन के लिए हो गया कि जिसने लिखा उसने बता दिया मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, और जो ये पढ़ेगा उसे समझ में आ जाएगा कि लिखने वाले ने क्या लिखा हुआ है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कमेंट। ठीक है, तो जब भी आप एक कोड बनाते हैं, हाईली रिकमेंडेड कि आपको कमेंट लिखना है। 8 घंटे अगर आप जॉब करते हैं, 4 घंटे बैठ के कोड बनाइए और 4 घंटे बैठ के उसका कमेंट लिखिए। क्योंकि ना तो आप ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट होंगे और ना आपको ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रखेगी। ठीक है, कभी ना कभी आप जरूर छोड़ेंगे या वो आपको निकालेगी, और वो प्रोजेक्ट जरूर कभी ना कभी कोई दूसरा आके हैंडल करेगा। तो उसको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि ऑलरेडी आपको आपके कोड का पे किया जा चुका है, दूसरा बंदा जितना ज्यादा समय लगा रहा है कंपनी का लॉस हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको पे कर चुका है और नए वाले को पे कर रहा है। और नया वाला क्या कर रहा है, सिर्फ समझ रहा है, अभी उसे समय लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, हमेशा कमेंट बनाकर आपको अपना कोड लिखना चाहिए। फाइन, ये हो गया आपका कमेंट वाला कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, कमेंट हो भी क्या, लिख भी देते हैं। कमेंट प्रोवाइड readability of source code. There is no effect comment in out. ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया, ये हमारा कमेंट वाला पूरा हो गया। ठीक, बात करते हैं अब कीवर्ड्स के बारे में। तो अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, नो मैटर इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ए नेचुरल लैंग्वेज। अगर हम नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी एक वोकेबलरी होती है। वोकेबलरी का मतलब बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका पहले से मीनिंग है। जैसे इज माने है होता है, वाज माने था होता है, हैज माने ये होता है, हैव माने। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग पहले से ही हमारा डिसाइड किया जा चुका है। अब आप
जब कभी वो मीनिंग चाहिए आप उसका जो वर्ड है वो यूज करते हैं। आप खुद से कोई नया वर्ड नहीं बना सकते, ना किसी वर्ड का मीनिंग चेंज कर सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि इज माने था हो जाए और वाज माने है हो जाए? हमने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते। जिसने ये डिक्शनरी बनाई ऑक्सफोर्ड वाले वो कर सकते हैं करना चाहें तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर कुछ लैंग्वेज प्रोवाइडेड वर्ड्स होते हैं जिनका अपना एक मीनिंग होता है, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम नए वर्ड्स इस तरह के बना सकते हैं। ऐसे वर्ड्स अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आ जाएं तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोला जाता है? कीवर्ड्स कहा जाता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पहले से ही कुछ ना कुछ मीनिंग रख दिया गया है। अगर आपको वो मीनिंग चाहिए तो आप उस वर्ड को डायरेक्टली यूज कर लीजिए। आप अपना कोई नया कीवर्ड नहीं बना सकते, ना किसी बने हुए कीवर्ड का मीनिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो यूजर से मार्क्स इनपुट करेगा और मुझे बताना है कि उस मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारा यूजर पास है या फेल है। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? कंडीशन। अब कंडीशन के लिए हमें एक कीवर्ड दिया गया है जिसका नाम है इफ। जब कभी आपको कंडीशन चाहिए इफ कीवर्ड लगा दीजिए, जब कभी आपको रिपीटेशन चाहिए फॉर कीवर्ड लगा दीजिए। तो इस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे कई सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, लिख देते हैं यहाँ पर, कीवर्ड्स आर reserved words having special meanings. We cannot modify their meaning. कितने कीवर्ड्स हैं भाई? कोई आपसे पूछे इंग्लिश में कितने वर्ड्स हैं तो इसका आंसर तो गूगल को ही पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें कि पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं तो इसका आंसर पाइथन को पता होगा। जिसने जो चीज बनाई उसको इसका आंसर पता होगा, तो गूगल पे सर्च करने जाएंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो आंसर है ये वर्जन टू वर्जन वेरी कर सकता है। हम लोग पाइथन 3.9 यूज कर रहे हैं, तो 3.9 में कीवर्ड्स कितने हैं वो अलग हो सकते हैं, 3.6 में अलग हो सकते हैं, किसी भी वर्जन में कितने कीवर्ड्स हैं वो अलग हो सकते हैं। लेकिन ये वो टॉपिक नहीं है जो हर वर्जन में हमारा मॉडिफाई किया जाएगा। ये वो टॉपिक है जो जनरली मॉडिफाई नहीं होता है ना। काफी टाइम के बाद कोई नया कीवर्ड ऐड किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पाइथन 3.9 में, तो 3.9 के अंदर हमारे पास 36 कीवर्ड्स है टोटल। अभी देयर आर 36 keywords in Python 3.6 सॉरी 3.9, ठीक है। और ये जो हमारे 36 कीवर्ड्स हैं, इन 36 कीवर्ड्स में हमारे 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कैपिटलाइज केस में है। कैपिटलाइज केस का मतलब होता है हमारा कि पहला लेटर कैपिटल है और बाकी सब हमारा लोअर केस में है। यानी कि जितने कीवर्ड्स हैं वो सब हमारा केस सेंसिटिव है। अगर एक कीवर्ड है जिसका नाम इफ है तो आपको ऐसे यूज नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जो 36 कीवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर क्लासेस में, तो उनमें से 3 कीवर्ड ऐसे होंगे जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ट्रू, फॉल्स एंड नन। ये 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कैपिटलाइज केस में है। और 32 आर इन लोअर केस। और जो 32 हैं यानी कि जो 3 है ये ट्रू, फॉल्स, नन, इनको लिखा जा सकता बड़ी आसानी से, मैंने लिख दिया। 32 को मैं लिखूं यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, समय खराब होगा, ठीक है। तो 32 हमारे लोअर केस में। आप बोलेंगे सर गिनती पूरी नहीं हुई। 32 ये हो गए, 3 ये हो गए, 35 हो गए, एक कहाँ गया? तो एक कीवर्ड अभी नया ऐड हुआ है 3.9 में,
वो पहले 3.8 में था ही नहीं, और वो जो कीवर्ड है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जो हम सारे कीवर्ड्स को प्रिंट कर पाए, देख पाए, कोई तरीका है ऐसा जो ऐसा हम कर पाए? तो क्या करना है, हम आइडल ओपन करेंगे, कोशिश करते हैं इसको देखने की, और हमारे सामने आइडल शेल आएगा, और ये जो आइडल शेल आएगा यहाँ पर आप लिखेंगे हेल्प, और जैसे ही आप हेल्प फंक्शन आइडल शेल पे कॉल करेंगे आप पाइथन की हेल्प में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप क्या क्या गेट कर सकते हैं, टू गेट ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल मॉड्यूल्स, कीवर्ड्स, सिंबल्स, टॉपिक, जो भी आपको पाइथन की लैंग्वेज के बारे में जानकारी चाहिए कि कितने हैं ये, कौन कौन से हैं, वो लिख दीजिए। जैसे मुझे चाहिए कीवर्ड, तो जस्ट आपको यहाँ लिखना है कीवर्ड्स, इट विल शो यू ऑल द कीवर्ड्स। अगर कॉपी पेस्ट करना है तो लोग कॉपी पेस्ट हो जाएगा। दोबारा सीख लेते हैं। सर्च सर्च बार में जाएंगे, आइडल ओपन करेंगे, शेल पे ही रहना है, एडिटर पे नहीं जाना है, और शेल पे जाके पहले क्या करेंगे, हेल्प फंक्शन कॉल करेंगे, और उससे क्या होगा, पाइथन की हेल्प में आप एंटर कर जाते हैं, और इस हेल्प के थ्रू हम क्या गेट कर सकते हैं, इस हेल्प के थ्रू हम कीवर्ड्स की लिस्ट पता कर सकते हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड। अब कितने हैं देख लेते हैं एक बार, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36 होगा टोटल। इन 36 में देखो 3 फॉल्स, नन एंड ट्रू, दीज 3 आर इन कैपिटलाइज केस, पहला लेटर कैपिटल है और बाकी सब लोअर, ठीक है। बाकी 32 आप काउंट करेंगे, आराम से घर बैठ के करना, लोअर केस में, और ये एक है जो अभी ऐड किया है पाइथन 3.9 में, है ना, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट, तो इसका पूरा नाम मिल गया तो लिख लेते हैं। आप लिख देते हैं 1A, ठीक है। तो जब आगे पढ़ेंगे देखते हैं इसका क्या यूज है डॉक्यूमेंटेशन में, फिर उसको कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। इसी तरह से सिंबल्स आपको पता करना है पाइथन में कौन कौन सिंबल्स यूज होते हैं, सिंबल्स लिख के टाइप कर दीजिए। So these all are the symbols that you can use in Python. Not equal to, double quote, triple quote, modulus, modulus equal to, ये सारे सिंबल्स हैं जो आप पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे डेटा टाइप पाइथन के अंदर, बहुत ज्यादा लिस्ट आ गई। उसकी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं ना, बस अभी आज जितना अब तक हमने पढ़ लिया है, दो चीजें हमारे लिए समझ में आ जाएंगी, कितने कीवर्ड्स हैं पाइथन में वो ये रहे, और कौन कौन से सिंबल्स हैं वो ये रहे, ठीक है। इससे ज्यादा की भी जरूरत नहीं है हमारे लिए। फाइन, तो कीवर्ड्स क्या है समझ में आ गया, कमेंट क्या है वो समझ में आ गया, करेक्टर सेट क्या है ये समझ में आ गया। अगला आता है लिटरल। लिटरल या लिटरल क्या होते हैं, जो लोग लैपटॉप से हैं वो लोग करके देखें, जो मैंने अभी करके दिखाया। तो बात करते हैं लिटरल की। तो लिटरल ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, अगर मैं इसका एक काइंड ऑफ सिनोनिम बता दूं तो चीजें आसान हो जाती हैं। वैल्यू, किसी भी वैल्यू को लिटरल हम कह सकते हैं अगर उसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दिया जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है
कि कितने तरह की वैल्यूज हैं जो पाइथन में यूज करी जा सकती हैं। जैसे अभी तक हमने जितने प्रोग्राम बनाए हैं, हमने फ्रीक्वेंटली इस स्ट्रिंग को यूज करा है, मोस्टली हमने इसको यूज करा है। इसके अलावा कुछ और वैल्यू नहीं हो सकती। हमने कहा हो सकती है क्या, अगर मैं किसी न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं या कहीं भी इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो क्या उसके लिए भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा? हमने कहा नहीं, उसके लिए ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिखनी है तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। और किसी तरह की वैल्यू होती, हमने कहा हाँ। तो ये जो वैल्यूज हैं, अगर आप इनकी कैटेगरी बना दें तो उस कैटेगरी को हम लिटरल कहते हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये किस कैटेगरी की वैल्यू है? स्ट्रिंग। तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग लिटरल। ये किस कैटेगरी की वैल्यू है? इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल लिटरल। ये क्या है हमारा? डेसिमल पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। तो वैल्यू एक जनरल टर्म है। वैल्यू इज ए जनरल टर्म। लिटरल एक स्पेसिफिक कैटेगरी की वैल्यू को कहते हैं। यानी कि जब आप लिटरल शब्द बोलेंगे तो आप उसकी कैटेगरी भी साथ में बोलेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास एक लिटरल है, नहीं, गलत स्टेटमेंट हो गई है। आप ये बोलेंगे मेरे पास एक इंटीग्रल लिटरल या मेरे पास एक स्प्रिंग लिटरल है, ये सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो वैल्यू एक जनरल टर्म होता है। लिटरल एक स्पेसिफिक कैटेगरी की वैल्यू को क्या बोला जाता है? लिटरल कहा जाता है। तो अगर मैं यहां लिखूं value of specific type is known as literal. For example, स्प्रिंग लिटरल। स्प्रिंग लिटरल मतलब जो आज तक हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और भी तरीके हैं स्प्रिंग लिटरल को दिखाने के, बट अभी हम डबल कोट्स को फोकस करें। इंटीग्रल लिटरल ऐसी वैल्यू जो न्यूमेरिक है और बिना फ्रैक्शन पार्ट के है, बिना डेसिमल पॉइंट के है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इंटीग्रल आएगा। अगर इस क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और एक आ जाता है तो 11 हो गए, अगर दो चले जाते हैं तो 9 रह गए। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस क्लास में 10.5 स्टूडेंट हैं या 2.4 स्टूडेंट हैं, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसी वैल्यू जो डिस्क्रीट वैल्यू होती है ना, उसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? यहाँ पर मैथमेटिक्स में उसे बोलेंगे डिस्क्रीट वैल्यू। उसी चीज को प्रोग्रामिंग के अंदर क्या बोल देते हैं? इंटीग्रल लिटरल कहा जाता है। बिना दशमलव की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल वैल्यू कहते हैं। और इसके लिए डबल कोट्स नहीं लगाए जाते, डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, लाइक दिस हो गया, 10 हो गया, -10 हो गया। इस तरह की कोई वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव। कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी छोटी हो सकती है। ठीक है, रेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला आता है फ्लोटिंग लिटरल। फ्लोटिंग लिटरल का मतलब होता है ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें फ्रैक्शन पार्ट भी चाहिए, प्रिसिशन चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मुझे सर्कल का एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है। अब आप बोले नहीं सर 3 से काम चला लीजिए, तो एरर गलत नहीं आएगा? एरर तो नहीं आएगी, लेकिन रिजल्ट तो गलत आ जाएगा ना। तो इस तरह से अगर मुझे एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो हम क्या बोलते हैं कि फ्लोटिंग लिटरल, यानी कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हैं, तो हम क्या बोलेंगे? वो हमारा फ्लोटिंग लिटरल होगा। तो जैसे नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 1.5 हो गया, -0.2 हो गया। तो इस तरह की जितनी वैल्यूज हैं हमारी, ये सब क्या कहलाएंगे? फ्लोटिंग लिटरल कहलाते हैं। अब एक और होता है जिसको बोलते हैं बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल दो कीवर्ड्स हैं, उनसे रिप्रेजेंट करे जाते हैं। उनकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो न्यूमेरिक वाली हो या स्ट्रिंग वाली हो। उनके लिए पाइथन ने दो कीवर्ड बनाए हैं, एक का नाम है ट्रू और एक का नाम है फॉल्स। जब आप कभी भी ट्रू और फॉल्स लिखते हैं तो इनको बिना डबल कोट के लिखना है। अगर आप इन्हें डबल कोट में लिखें तो किसी को भी डबल कोट में लिखा जा सकता है।
किसी को भी जब आप डबल कोड में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे हैं बिना डबल कोड के तो वो इंटीग्रल हो सकती है, फ्लोटिंग हो सकती है। आप ट्रू लिख रहे हैं डायरेक्टली, है ना, बिना डबल कोड के, तो वो कौन सा लिटरल है, बूलियन लिटरल, यानी बूलियन कैटेगरी की वैल्यू, ठीक है, एटसेट्रा। तो अभी जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से ये लिटरल हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि बिगनिंग में हम यही लिटरल्स को फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पाइथन में हमारे पास और भी लिटरल्स ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है, फिलहाल इतनी लिस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा किसका, लिटरल का, लिटरल क्या है। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 चीजें पूरी हो गई। अब बात करते हैं इस टॉपिक की, ये वेरिएबल क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वेरिएबल, और इसको मैं पर्पस लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर वेरिएबल नहीं होते तो ये कॉन्सेप्ट का रिजल्ट हमारा नहीं आता। देखते हैं। इमेजिन करिए मैं एक पाइथन का प्रोग्राम लिख रहा हूँ, और इस प्रोग्राम में मैं अपनी एज को कई जगह यूज कर रहा हूँ। तो अभी हमने जितना पढ़ा है उसमें यूज का मतलब प्रिंट करना ही है, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो अभी जितना हम जानते हैं उतने के हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो मान लीजिए मैं अपनी एज प्रिंट कराता हूँ, 38 मेरी एज है, और मैंने इसको प्रिंट करा दिया। और मान लीजिए मैं इसको प्रोग्राम में कई जगह प्रिंट कराने की बात कर रहा हूँ, अलग अलग जगह। अब इसी तरह मान लीजिए ये प्रोग्राम हमारा 1000 लाइन्स का प्रोग्राम है, और मैंने इसमें कई स्टेटमेंट्स में अपनी एज का यूज किया हुआ है, दैट इज 38 यूज किया हुआ है। और जब इस प्रोग्राम को चला रहे हैं तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, मान लीजिए कल मेरा बर्थडे है, अज्यूम करना है ना, है नहीं। मान लीजिए कल मेरा बर्थडे हो गया, अब मैं कल के बाद इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो मैं 39 का हो गया, अब मैं 38 को लिखूं। तो अब ये बताइए मैं कितनी जगह चेंज करूंगा प्रोग्राम में। हर उस जगह जहां पर आज आपने 38 लिखा था, कल इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो आपको हर उस जगह पर अब 39 यूज करना है, ठीक है। कोई और तरीका जिससे कि हमें इतना सारे चेंज ना करने पड़े, क्योंकि पता नहीं 1000 लाइन का कोड अगर होगा तो कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ लिखा है हमने ये तो बड़ा नीट एंड क्लीन कोड है, 4 लाइन दिख रही है भाई, यहाँ पर लिखा है, चेंज कर दो। तो अगर हम इतने से कोड में ही करेंगे तो 4 जगह चेंज करना पड़ेगा, और छोटा सा कोड है। तो इसका एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है कि जब भी किसी वैल्यू को आप अपने एक ही प्रोग्राम में कई बार यूज करेंगे तो आप उस वैल्यू को डायरेक्टली यूज मत करिए, आप उस वैल्यू को पहले कहीं पर स्टोर कर दीजिए, और जिसमें आप वैल्यू को स्टोर करेंगे उसी को बोलेंगे वेरिएबल। तो अगर मैं इस प्रोग्राम में वेरिएबल लगा देता हूं और उसके बाद सेम सिचुएशन क्रिएट करता हूं, तो आप फील करेंगे कि सर पहले से चीज बहुत आसान हो। देखते हैं, सिंटैक्स फोकस नहीं करना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, फोकस ये करना है कि अभी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई या नहीं हो गई, फिर उसको सीखेंगे, ठीक। मान लीजिए अब मैं 39 का हो गया, ठीक है, और मैंने 39 को अपने प्रोग्राम में हर जगह डायरेक्ट नहीं लिखा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया मान लीजिए एज इक्वल टू 39, और जहां जहां पर मैं 39 लिखने की बात कर रहा था वहां पर मैंने एज लिख दी। मैं भी आपको सिखाऊंगा ये वेरिएबल क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। जस्ट फोकस ऑन द सॉल्यूशन। मान लीजिए आज मैंने इस प्रोग्राम में अपनी एज 39 बता दी। अब कल मेरा बर्थडे और मैं 40 का हो गया, मुझे इस प्रोग्राम में 40 करना है। कितनी जगह चेंज करना है, एक। सिर्फ यहाँ पर 39 का क्या कर देंगे। Now if you run this code, you will get your expected output. अगर ये वेरिएबल नहीं होता तो मुझे अपने इस प्रोग्राम में कई बार कई जगह चेंज करना पड़ सकता है। ये होगा पहला यूसेज।
कि कहाँ पर वेरिएबल अपनी इंपॉर्टेंस दिखाता है। अब वेरिएबल का दूसरा नीड, और ये दोनों अगर आपको यूज करने हैं तो वेरिएबल को पढ़ना ही होगा। दूसरी नीड क्रिएट करते हैं। सपोज करिए आप किसी बैंक के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और आप सिर्फ ये काम करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, इसका आपको एप्लीकेशन बनाना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। तो एज ए पाइथन प्रोग्रामर जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने की बात करेंगे तो आपके ब्रेन में सिंपल इंटरेस्ट का मैथमेटिकल फार्मूला होगा। उस फार्मूले को एक्सप्रेस करना है प्रोग्राम में, और कैसे करेंगे देखते हैं। प्रिंट, हमें पता है पहले प्रिंसिपल आता है, तो माना प्रिंसिपल की वैल्यू है 1000, मल्टीप्लाई बाई पाइथन मल्टीप्लाई एस्टेरिस्क सिंबल से होते हैं, पढ़ेंगे भी आगे चलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, माना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, मल्टीप्लाई बाई 10 ईयर, कितने समय के लिए आपने 1000 रुपये बोरो करेंगे, ठीक है। मान लीजिए 3 ईयर्स के, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या करेगा, 1000 रुपये अगर आप किसी से बोरो करें, बैंक से बोरो करें, और 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ईयरली, और 3 साल बाद अगर आपको इंटरेस्ट देखना है कितना हो जाएगा, तो इस फार्मूले से आप इंटरेस्ट देख सकते हैं। 3 साल बाद आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को बनाकर मैंने बैंक को दे दिया, बैंक के एम्प्लॉय ने अपने लैपटॉप में इसको रन कराया और इसने बता दिया 150 आएगा। बैंक का एम्प्लॉय जब भी इसे रन कराए ये आउटपुट में 150 बताए, ऐसा ही होगा क्योंकि ऐसा लिख दिया गया। जितनी बार इस प्रोग्राम को रन कराएंगे उतनी बार इसका आउटपुट यही आएगा। सोचिए क्या रियल टाइम पे ऐसा होगा कि बैंक का एम्प्लॉय जब इसे रन कराएगा तो हर बार वो सेम प्रिंसिपल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज होता रहता है, प्रिंसिपल हर कस्टमर के हिसाब से अलग अलग होगा, टेन्योर हर किसी का अलग अलग होगा। तो अब हम उस बैंक के एम्प्लॉय से बोलेंगे कि कोड में जाइए और चेंज करके आइए, अरे वो पाइथन प्रोग्रामर नहीं है, तो बैंकिंग डोमेन का बंदा है, उसे क्या पता कोड क्या होता है, प्रिंट क्या होता है और रन क्या कराना है ना। तो फिर कैसे करें इस काम के लिए? तो हम बैंक की से रिक्वायरमेंट आई कि हमारा एम्प्लॉय आपको रन टाइम पर एक टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू पास करेगा, यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए उस सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट फील्ड आने चाहिए, और इस टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पर हम पास करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर, और एक बटन आना चाहिए कैलकुलेट इंटरेस्ट। हमारा जो बैंक का एम्प्लॉय है वो ये जानता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता, ठीक है। तो आपका जो प्रोग्राम होना चाहिए वो प्रोग्राम इस टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट करेगा, उसके बाद कैलकुलेट करके यहाँ पर वो दिखाएगा, कब? बटन के क्लिक पर। हमने कहा चलो अभी बटन के क्लिक पर ना करके सबसे पहले तो हम ये सीखना है कि जिस समय पाइथन का प्रोग्रामर ये कोड बना रहा है क्या उसके पास प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर है? हमने कहा नहीं। तो प्रोग्राम लिखते समय वो लॉजिक लगाए कैसे? क्योंकि बैंक क्या कह रही है कि हमारा एम्प्लॉय रन टाइम पर आपके प्रोग्राम को, आपके सॉफ्टवेयर को प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर के बारे में बताएगा। तो बैंक अपनी जगह सही है, लेकिन प्रोग्रामर भी तो अपनी जगह सही है। अगर उसे लॉजिक लगाना है तो वैल्यू तो बताइए, बिना वैल्यू के किस पर गुणा करें, क्या करें यहाँ पर? तो फिर यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया गया, और वो सॉल्यूशन वही है जो हमने कभी 7th 8th की मैथमेटिक्स में पढ़ा था। अगर आपको याद आ जाए तो आपने मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे पजल्स को सॉल्व करा होगा। सोनू की एज मोनू की एज की डबल है और इन दोनों की एज का सम 30 है। बताओ सोनू की एज कितनी है, मोनू की एज कितनी है? कैसे करते हैं सॉल्व इसे? लेट एज ऑफ सोनू इज x, लेट द एज ऑफ मोनू इज y। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, x और y को आपने माना कि माना सोनू की एज x है, माना मोनू की एज y है। अब क्या है पजल, इन दोनों में सोनू की एज मोनू की एज की डबल है, x इक्वल टू 2y, और इन दोनों की एज का सम 30 है।
x प्लस वाई इक्वल टू 30। अब आप इन दोनों इक्वेशन का यूज करके x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम अप्रोच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करते हैं कि जब आप कोड लिख रहे हैं, आपके प्रोग्रामर को नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टेन्योर क्या है। माना प्रिंसिपल इज p, माना रेट ऑफ इंटरेस्ट इज r एंड टेन्योर इज t। तो ये जो आप मानते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इन्हीं को वेरिएबल्स का नाम टेक्निकली दिया गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये p एक वेरिएबल हो गया, r एक वेरिएबल हो गया, t एक वेरिएबल हो गया। यानी कि वेरिएबल क्या है, अज्यूम्ड एंटिटी। माना प्रिंसिपल p है, माना रेट ऑफ इंटरेस्ट r है, और टेन्योर t है। अब आप अपना लॉजिक जो माने हुए कॉन्सेप्ट हैं उन पर लगा दीजिए, और फिर एक कोड आपको लिखना होगा कि रन टाइम पर कैसे वैल्यू गेट करी जाए। हर वो लैंग्वेज जो रन टाइम इंटरेक्शन सपोर्ट कराएगी, उसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जरूर होगा कि वो टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट कर पाए, या शेल प्रॉम्प्ट से वैल्यू गेट कर पाए, या किसी भी तरह से वैल्यू डेटाबेस से, फाइल से, कहीं से गेट कर पाए। कॉन्सेप्ट इज व्हाट, वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल का दूसरा यूसेज ये है कि अगर आप रन टाइम वैल्यूज को लेकर एक कोड बना रहे हैं, तो कोड बनाते समय वैल्यू तो है ही नहीं आपके पास, तो कैसे कोड बनाएंगे, लॉजिक कैसे अप्लाई करेंगे, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। So most of the times we use variable to represent runtime values in the program। ठीक है, तो अगर कोई लैंग्वेज ये कह दे कि हमारे यहाँ तो रन टाइम पर इनपुट आता ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उस लैंग्वेज से, रहने दो, हम वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी लैंग्वेज जो रन टाइम पर इनपुट लेना अलाउ नहीं करेगी, उसमें वेरिएबल की हमें कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। HTML, उसमें वेरिएबल नहीं होते, क्योंकि वो ऐसा फीचर सपोर्ट नहीं करती, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आता है किसका, हमारा वेरिएबल। तो अभी हम वेरिएबल की लिखते हैं छोटी सी डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन को हम कई बार लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पाइथन के अकॉर्डिंग लिखना है, थोड़ा सा हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखना है। दो चीजें मैंने आपको बताई अभी, ये दोनों बातें रिक्वायरमेंट है। रन टाइम वैल्यूज पे काम करना है, वेरिएबल्स के साथ जाना होगा। एक ही वैल्यू को, मान लीजिए मुझे पता है क्या वैल्यू है, रन टाइम पर नहीं चाहिए, मुझे पहले ही पता है क्या वैल्यू है, उसी वैल्यू को मैं अपने एक कोड में कई बार यूज कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर वो कभी चेंज हो तो एक जगह चेंज करें, हर जगह चेंज हो जाए। तो अगेन किसका कॉन्सेप्ट आएगा, वेरिएबल। लैंग्वेज आप पाइथन पढ़ें, सी पढ़ें, C++ पढ़ें, जावा पढ़ें, .NET पढ़ें, किसी भी लैंग्वेज को जब आप पढ़ेंगे तो वेरिएबल क्यों पढ़ाए जाते हैं, कॉमन कॉन्सेप्ट। अब बात आती है उसको लिखा कैसे जाए, एक्सप्रेस कैसे किया जाए, कोड में कैसे लिखा जाए। अब लैंग्वेज टू लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। जावा लैंग्वेज में कैसे वेरिएबल को बनाया जाता है उसका तरीका अलग है, सी में तरीका अलग हो सकता है, पाइथन में तरीका अलग हो सकता है। दैट इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन। दो चीजें हो गई, फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट, सेकेंड इज योर इम्प्लीमेंटेशन। कॉन्सेप्ट अगर दो लैंग्वेज हैं उनमें अगर है तो वो सेम ही होगा। इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करेगा। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है सिंटेक्स। ठीक है, तो अब पाइथन की बात करते हैं। तो पहले मान लिखते हैं कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन क्या है वेरिएबल। इट रिप्रेजेंट्स ए वैल्यू इन द मेमोरी। तो अब मेमोरी को आप प्रोग्राम भी कर दो, भले हमारे तो प्रोग्राम ही है, बैकएंड में वो एक मेमोरी में वैल्यू जाएगी, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स ए वैल्यू इन द प्रोग्राम और मेमोरी, दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। अब जो मैं आगे लिख रहा हूँ थोड़ा सा हमारा ये पाइथन के स्पेसिफिक है। ठीक है, पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इट मीन्स as a programmer we need not to specify data type variable।
language itself takes care of data type. Now थोड़ा सा समझते हैं क्या मैंने ये लिख दिया है। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जिनमें वेरिएबल्स होते हैं, कैसे वेरिएबल को लिखा जाए, तो पहले आपको ये समझना होगा लैंग्वेज किस टाइपिंग को सपोर्ट करती है। दो तरह की टाइपिंग होती है, स्टैटिक टाइपिंग, सेकंड वन इज योर डायनामिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग में प्रोग्रामर रेस्पॉन्सिबल होता है डेटा टाइप को मेंशन करने के लिए। बताइए कि आपकी वैल्यू इंटीग्रल होगी, फ्लोट होगी, स्ट्रिंग होगी, कौन सी होगी, आपको बताना होगा। डायनेमिक टाइपिंग में प्रोग्रामर की हेडेक नहीं है, प्रोग्रामर फ्री हो गया, लैंग्वेज की हेडेक है। लैंग्वेज देखे कि क्या लिख दी प्रोग्रामर ने, और फिर लैंग्वेज डिसाइड करेगी कि अच्छा ये लिखा है तो ये टाइप इसका हो जाना चाहिए। तो स्टैटिक टाइपिंग प्रोग्रामर इज रेस्पॉन्सिबल। In case of dynamic typing, language is responsive. तो अब अगर हम सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट लैंग्वेजेस की बात करें, तो दीज लैंग्वेजेस आर स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस। स्टैटिकली टाइप्ड मीन्स कि जब भी डेटा टाइप बताने की जरूरत होगी तो प्रोग्रामर को बताना होगा कि ये किस तरह की वैल्यू का वेरिएबल है। और कोई लैंग्वेज अगर डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट करती है तो उसमें लैंग्वेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, प्रोग्रामर फ्री हो जाता है। एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इवन जूलिया, ये कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें डायनेमिक टाइपिंग होती है। ठीक है, तो हम पाइथन की बात करें अगर, तो पाइथन के अंदर अब सिंटैक्स जो होगा वो क्या होगा, you just need to write variable name and then initialize its value. Statement termination is optional. If you want, you can write semicolon, otherwise ये optional होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में किसी भी वेरिएबल को सिंटैक्टिकली प्रोग्राम में लिख सकते हैं। चलो अब लिखते हैं, फिर थोड़ा और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इस प्रोग्राम को नहीं बनाना, अभी जस्ट में कोई वेरिएबल का नाम देना। क्या नाम दें, एक्स वाई माना था सोनू मोनू वाले एग्जांपल में, और प्रिंसिपल वाले एग्जांपल में PRT माना था। तो क्या वेरिएबल का नाम सिंगल लेटर का ही होना चाहिए? नहीं, वेरिएबल का नाम सिंगल लेटर से लेकर n लेटर्स तक हो सकता है पाइथन के अंदर। तो आप अपने वेरिएबल का नाम एक्स रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, एज रख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ रख सकते हैं, नेम रख सकते हैं, रोल नंबर रख सकते हैं, सैलरी रख सकते हैं, EMP अंडरस्कोर नेम रख सकते हैं। इट मींस अंडरस्कोर इज अलाउड। तो ये अब आपको लैंग्वेज टू लैंग्वेज सीखना पड़ेगा कि वेरिएबल के नाम में कौन कौन से लेटर्स अलाउड है, और लेटर्स तो सारे अलाउड है, कौन कौन से करेक्टर अलाउड हैं या नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए मैंने वेरिएबल बनाया ए नाम से, और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करनी है 10। ठीक है, ये हो गया हमारा पाइथन में एक वेरिएबल जिसका नाम है ए, जिसकी वैल्यू क्या हो गई 10। अब मान लीजिए मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रिंट फंक्शन कैसे यूज किया जाता है वो समझते हैं। प्रिंट फंक्शन अभी तक हमने यूज किया है डायरेक्ट वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। पहली बार हम प्रिंट फंक्शन को यूज करने जा रहे हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट फंक्शन का कहना है कि अगर वो एक वेरिएबल है तो आप उसको डायरेक्ट मेरे अंदर लिख दीजिए बिना डबल कोट्स लगाए, दैट इज इस तरह। और अगर हमने डबल कोट्स लगा दिए तो एरर नहीं आएगी, इसका मतलब होगा ये एक स्ट्रिंग की तरह एज इट इज प्रिंट होगी। तो मैं दोनों तरह से एक ही प्रोग्राम में लिख देता हूँ। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, you will see this a as it is in your output, and here you will see value of a in the output.
यहाँ आपका A प्रिंट हो रहा है और यहाँ आपका 10 प्रिंट। नाउ थिंग इज व्हाट, सपोज इफ आई राइट हियर पाइथन, तो क्या आप यहाँ पर पाइथन को बताना चाहते हैं इंटरप्रेटर के लिए? हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है या ये एक वेरिएबल है? आप बताइए, पाइथन इंटरप्रेटर इसको क्या एज्यूम करेगा? एक स्ट्रिंग एज्यूम करेगा या एक वेरिएबल एज्यूम करेगा? वेरिएबल सर। डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, मैंने एज इट इज लिखा है जो। सो पाइथन इंटरप्रेटर विल अज्यूम इट वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल है तो इनिशियलाइज भी तो होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर इसको वेरिएबल मानेगा और वेरिएबल चेक करेगा तो उसे मिलेगा नहीं प्रोग्राम में कहीं भी, और वो क्या दे देगा? एरर। कह रहा है नेम एरर, पाइथन इज नॉट डिफाइंड। अगर आप ये स्ट्रिंग की तरह यूज कर रहे थे तो डबल कोट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को पाइथन के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। नाउ अब पाइथन में किसी भी वेरिएबल का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हमें जरूर आना चाहिए कि मेमोरी में हमारा ये वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जब मैं मेमोरी शब्द बोलता हूँ, आप इसको मेमोरी प्रोनाउंस करिए या मेमोरी प्रोनाउंस करिए, फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। तो जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो हमारे लैपटॉप के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज और एक प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब हमारा ज्यादा बार क्या होता है, हमारा हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है, ठीक है, लैपटॉप हो, सॉरी पेन ड्राइव हो गया, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, है ना, ये सब क्या हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, जहां पर कोई भी चीज आपका परमानेंट सेव होती है, ठीक है, लैपटॉप शटडाउन भी हो जाए तो आपका वो अगली बार मिल जाए, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये चीजें होती है। दूसरी जो आपकी मेमोरी होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज। तो जो प्राइमरी स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज का मतलब होता है, आसान अगर टर्म दे दी जाए तो रैम, ठीक है। जब आप अपने प्रोग्राम को बनाकर सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये ई के अंदर मेरे लैपटॉप में इस डायरेक्टरी में सेव होगा। अगर मैं लैपटॉप को शट डाउन कर दूं और दोबारा चलाऊं तो ये प्रोग्राम मुझे मिलेगा। इसका मतलब है ये प्रोग्राम कहाँ सेव हुआ है, हार्ड डिस्क में, सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में सीपीयू एक कंपोनेंट होता है जो एक्चुअल प्रोसेसिंग करने वाला काम करता है। ये कहता है कि मैं हार्ड डिस्क से कोई भी डेटा नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि इसका कहना भी सही है, हार्ड डिस्क आपकी 1 टीबी की है। अगर मैं हार्ड डिस्क से डेटा उठाना शुरू कर दूं तो 1 टीबी डेटा को मैं एक साथ रन कराऊंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर जिस डेटा को आप रन करना चाहते हैं उसको अलग एक जगह रख दीजिए, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैम कहते हैं। तो हमारा जो सीपीयू है इंटरनली वो हमारे रैम से कनेक्टेड होता है, हार्ड डिस्क से कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है। यानी कि जब हम अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराएंगे तो सीपीयू करेगा। अब जब सीपीयू हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करेगा तो फिर हमारे प्रोग्राम में लिखे जितने भी स्टेटमेंट हैं ये सब कहाँ रखे होने चाहिए, हार्ड डिस्क में नहीं होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, हमारे रैम। तो जब हम रन पे क्लिक करते हैं तो इंटरनली ये इंस्ट्रक्शन मशीन कोड में कन्वर्ट होकर कहाँ चले जाते हैं, रैम के पास चले जाते हैं, और ये काम कौन करता है, इंटरप्रेटर इस काम को करता है, ठीक है। उसके बाद सीपीयू फिर इस इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। अब जब मैंने ये लाइन बोली कि पाइथन में वेरिएबल का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये समझते हैं, तो इसका मतलब है रैम मेमोरी के अंदर जब आपका प्रोग्राम लोड होता है तो उस समय जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे एलोकेट होते हैं रैम के अंदर, ये हमें सीखना है, ठीक है। और ये हर लैंग्वेज में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये ट्रू नहीं है हर लैंग्वेज में ऐसा होगा,
हाँ, पाइथन में ऐसा होगा, ये ट्रू है, समझते हैं। तो एक एनालॉजी लेकर चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एनालॉजी लेकर चलते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है किसी भी कॉन्सेप्ट का रियल टाइम एग्जाम्पल, उसको क्या बोलते हैं, एनालॉजी कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका घर पे जो टेलीविजन है जिसको आप देखते हैं वो है। अब आपको टेलीविजन में चैनल चेंज करना है, वॉल्यूम अप डाउन करना है, तो टेलीविजन के पास भी बटन्स होते हैं। अब देखो, हम लोग कभी टेलीविजन के पास उठकर नहीं जाते इस काम को करने के लिए। हमने क्या यूज करना होता है, हमेशा रिमोट का यूज करना होता है। और ये जो रिमोट है, इस रिमोट के थ्रू हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, टीवी तक पहुंचते हैं, और टीवी में चैनल चेंज करते हैं या वैल्यू चेंज करते हैं, या जो भी करना है वो आप करते हैं। यही एनालॉजी पाइथन के वेरिएबल्स में यूज होती है। कैसे, उसको समझते हैं। जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा, मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है कि इसमें एक रिमोट है और एक टीवी है। मतलब इस लाइन में दो चीजें हैं, टीवी भी है, रिमोट भी है। समझने के लिए, जो टीवी है उसका काम कौन करेगा, 10। 10 एक वैल्यू बनेगा, मेमोरी के अंदर आएगा, और जो ए वेरिएबल है वो इसका रिमोट बनेगा। और ये आपका जो कोड है, जब कभी आपको 10 को प्रिंट करना हो तो आप सीधे सीधे जा सकते थे, लेकिन आप इस वेरिएबल के थ्रू भी कहां जा सकते हैं, इस 10 तक जा सकते हैं। यानी कि पाइथन के अंदर जो वेरिएबल होता है वो किसी वैल्यू को क्या कर रहा होता है, रेफर कर रहा होता है या पॉइंट कर रहा होता है। तो बहुत से ऑथर्स जो पाइथन की बुक लिखते हैं वो ये कहते हैं कि इन पाइथन ए वेरिएबल इज ए पॉइंटर, जो कि सही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है, वेरिएबल पॉइंट कर रहा है किसको, एक वैल्यू के लिए। कुछ ऑथर लिखते हैं ए वेरिएबल इज ए रेफरेंस। रेफरेंस मतलब क्या होता है, रेफरेंस का मतलब होता है जरिया, माध्यम, कहीं पहुंचना। जैसे मान लो आप बीटेक कर रहे हो, या आप बीसीए कर रहे हो, या कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, और आपका कोर्स हो गया पूरा, कॉलेज ने आपका साथ छोड़ दिया, है ना। तो अब कैसे प्लेसमेंट कराओगे अपना, तो आप क्या ढूंढोगे, रेफरेंस। रेफरेंस कौन होगा, कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है ना, कोई आपका सीनियर हो सकता है, कोई भी। क्या करेगा रेफरेंस, ये एक जरिया बनेगा, एक माध्यम बनेगा आपको कहाँ पहुंचाने का, किसी कंपनी तक पहुंचाने का, किसी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने का। क्या बनेगा, ये एक मीन्स बनेगा, है ना। तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इस फ्रेंड को, इस रिलेटिव को आप क्या बोलते हैं कि यार रेफरेंस के थ्रू हुआ है मेरा सिलेक्शन, तो वैसे तो वैकेंसी थी नहीं थी, बट रेफरेंस के थ्रू मेरा हो गया। इसी तरह से हम क्या कहेंगे कि भाई ये रेफरेंस एक जरिया है कहाँ पहुंचने का, 10 तक पहुंचने का। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इसे पॉइंटर बोलें, चाहें तो आप इसे रेफरेंस बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, जो सी सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से अगर हैं वो पॉइंटर बोलना पसंद करेंगे, जो जावा डॉट नेट बैकग्राउंड से हैं वो रेफरेंस बोलना पसंद करेंगे, और जो पहली बार किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं वो रेफरेंस ही बोलें, क्योंकि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है पाइथन का उसमें रेफरेंस वर्ड ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप रेफरेंस वर्ड ही बोलेंगे अगर आप पहली बार इस तरह के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को पहले लिख लेते हैं। It is true in Python, not in all the programming languages. Fine. In Python, a variable is a reference pointer. तो ये हो गया पाइथन के अंदर वेरिएबल का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ से अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अब हमारे सामने आएंगे और हमें उन्हें वन बाय वन पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने कहा था कि पाइथन में, अभी जस्ट मैंने बताया कि डायनेमिक टाइपिंग होती है, लैंग्वेज डेटा टाइप डिसाइड करती है। तो क्या इस स्टेटमेंट को अगर मैं एग्जीक्यूट कराऊं तो क्या लैंग्वेज डेटा टाइप डिसाइड करेगी, ए का, हमने कहा
तो क्या प्रोग्रामर के पास राइट है कि वो लैंग्वेज से पूछे कि लैंग्वेज बताइए आपने क्या टाइप डिसाइड किया है ए का? तो लैंग्वेज ने आंसर दिया टाइप फंक्शन। आप टाइप फंक्शन के थ्रू किसी वेरिएबल का टाइप पता कर सकते हैं। ठीक है, आपने लिखा यहाँ पर टाइप ए। इसको छोड़ दीजिए, ये क्या होता है, सिर्फ इसको फोकस करिए कि ये हमारा किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर। अगर ये सी जावा होती तो मैं खुद लिखता यहाँ पर ऐसे कर, और ये पाइथन में एरर आ जाएगी, आप लिख नहीं सकते। एक तो होता है चलो लैंग्वेज की फैसिलिटी है, दूसरा होता है हमें पता हम लिख देते हैं, आप लिख भी नहीं सकते क्योंकि रूल है कि आपको लिखना ही नहीं, लैंग्वेज का काम लैंग्वेज को करने देते हैं। ठीक है, तो टाइप फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का टाइप पता कर सकते हैं। थोड़ा सा और अंदर चलते हैं डेप्थ में। टाइप फंक्शन बेसिकली इस वेरिएबल का टाइप नहीं बताता, ये वेरिएबल जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है उस वैल्यू का टाइप बताता है। दोबारा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये जो ए वेरिएबल है, पाइथन में इसका अपना कोई टाइप ना होकर जिस वैल्यू को ये पॉइंट करता है उस वैल्यू का टाइप होता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए पाइथन का जो वेरिएबल है ना वो यूनिवर्सल रिमोट है। यूनिवर्सल रिमोट, ऐसा रिमोट जो सोनी के टीवी को भी चला देगा, एलजी के टीवी को भी चला देगा, और ओनिडा के टीवी भी चला देगा, और एक्स वाई जेड के टीवी को भी चला देगा। दैट इज यूनिवर्सल रिमोट। ठीक है, ये वही वेरिएबल है, यानी कि ये वेरिएबल कह रहा है कि आज मैं इंटीजर को रेफर कर रहा हूं, कल चाहो तो मुझसे फ्लोट को रेफर करा लेना, परसों चाहो तो मुझसे स्ट्रिंग को रेफर करा लेना। तो टाइप किसका हुआ, टाइप तो टीवी का हुआ ना, रिमोट तो यूनिवर्सल हो गया। तो पाइथन का जो वेरिएबल है ना वो यूनिवर्सल रिमोट की तरह ही काम करता है, जब चाहो उसको किसी भी टीवी से ऑपरेट करा सकते हैं। इसको समझेंगे आगे चलते। तो जब मैं यहाँ पे टाइप ऑफ ए लिखता हूँ तो ये टाइप फंक्शन ए का टाइप ना देकर ए जिसको रेफर कर रहा था उस वैल्यू का टाइप लाकर देता है। इस बात को कैसे हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, हमने कहा अच्छा ठीक है, अगर टाइप फंक्शन वेरिएबल का टाइप लाएगा तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं टाइप ऑफ 10? हमने कहा नहीं, आंसर इज यस, हम लिख सकते हैं क्योंकि वास्तव में तो वैल्यू का ही टाइप होता है, वेरिएबल तो जस्ट उसे रेफर कर रहे हैं, उसका तो अपना कोई टाइप है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से पाइथन के अंदर टाइप फंक्शन को अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपको यही बताना है कि टाइप फंक्शन रिटर्न्स टाइप ऑफ वैल्यू रेफर्ड बाय दिस वेरिएबल। फाइन। अब अगर हम आगे बढ़ें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ए इक्वल टू हेलो, क्योंकि अभी आपने कहा कि ये हमारा पाइथन का वेरिएबल यूनिवर्सल रिमोट है, किसी भी टीवी को पॉइंट करा लो। ये हमारा एलजी का टीवी हो गया, ये हमारा दूसरी कंपनी का टीवी हो गया। तो पाइथन के साइंस में अगर देखें तो पाइथन का जो वेरिएबल है वो किसी भी स्टेटमेंट में अपने वैल्यू को बदल सकता है। तो ये आज इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, आने वाले स्टेटमेंट में इसने स्ट्रिंग को पॉइंट करना शुरू कर दिया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम टाइप प्रिंट करते हैं और ए भी प्रिंट करते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं, हटा देते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या करा, फिर से यहाँ लिखा टाइप ऑफ ए और ए को प्रिंट कर दिया। तो टाइप फंक्शन रिटर्न्स टाइप ऑफ दैट वैल्यू रेफर्ड बाय दिस वेरिएबल ए। So right now this variable a is referring to this string value. So in this statement you will get type as string, not as integer. And whenever you print a variable, then print function prints the value of this variable. That is the value pointed by this variable. यहाँ पर इंटीजर आ रहा है, यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग, और ये हल। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट आसान है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। नया क्वेश्चन क्या क्रिएट होता है कि सर अभी आप मेमोरी में गए थे, दोबारा चलिए मेमोरी के अंदर। हमने कहा चलो दोबारा मेमोरी के अंदर।
मान लो ये आपकी रैम मेमोरी है, ये आपका ए है और ये रेफर कर रहा है 10 के लिए। तो जब आप a इक्वल टू हेलो लिखते हैं तो हम क्या माने, इस 10 की जगह पर हेलो आ गया, या एक नया मेमोरी ब्लॉक बना जिसकी वैल्यू हेलो है, और ये जो a है अब ये इसको रेफर ना करके अब ये इसको रेफर करने लगा। एक तो ये इंटरप्रिटेशन है। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि भाई जो a है ये हमारा जिस मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहा था उस मेमोरी ब्लॉक पर अभी क्या रखा हुआ है, उस पर अभी 10 रखा हुआ है, और जैसे ही ये स्टेटमेंट चला वैसे ही अब क्या हुआ, इस मेमोरी ब्लॉक ने अपनी वैल्यू 10 से हटा के क्या कर लिया, अब हेलो कर लिया। तो इन दोनों में कौन सा वाला सही होगा, हमने कहा ये वाला सही है, ये वाला गलत। तो जब कभी आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं, नो मैटर वो वैल्यू सेम टाइप की है जो पहले थी या डिफरेंट टाइप की है, हमेशा वैल्यू एक नए मेमोरी ब्लॉक पर आएगी। अब क्वेश्चन आता है सर ये प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि मेमोरी में जाके देखना कैसे पॉसिबल है। भाई प्रैक्टिकली आउटपुट तो हमें पता है हेलो आना है, चाहे ऐसे हो जाए तब भी हेलो आना है, चाहे ऐसे हो जाए तब भी हेलो आना है। प्रोग्राम में कैसे प्रूफ करेंगे कि सर ये हुआ है ये नहीं हुआ है। तो प्रोग्रामेटिकली हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है आईडी। आईडी फंक्शन अगर आप किसी वेरिएबल के साथ यूज करते हैं तो वो वेरिएबल जिस मेमोरी को रेफर कर रहा था उसका एड्रेस ला कर देगा। भाई रैम के अंदर फोल्डर नहीं होते, रैम के अंदर ड्राइव नहीं होते, जो ड्राइव होती है ना सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव, ये हार्ड डिस्क में होती है। रैम के अंदर क्या होता है, फिर रैम के अंदर एड्रेस बनते हैं। ठीक है, तो माना इस मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस है वो 1000 है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये 1000 एड्रेस है। ठीक है, अब अगर ए इक्वल टू हेलो करने से हेलो एक नए मेमोरी ब्लॉक पर आया है तो डेफिनेटली इसका एड्रेस कुछ और ही होगा, 1000 तो नहीं होगा। क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये श्योर है कि वो 1000 नहीं होगा। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 2000। ठीक है, अब देखते हैं अगर यहाँ पर आईडी फंक्शन ए के साथ यूज किया जाता है तो इसका इंटरप्रिटेशन है कि ए जिस मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहा है उसका एड्रेस आएगा। ठीक है, तो अगर ए यहां पर रेफर कर रहा है एड्रेस आ गया, फिर मैंने यहां पर क्या करा, फिर से यहां प्रिंट कर दिया आईडी ऑफ ए। तो इस बार ए किसको रेफर कर रहा है देखते हैं। अगर वो वही एड्रेस देता है इसका मतलब नीचे वाला सही था, अगर वो डिफरेंट एड्रेस देता है इसका मतलब एक नया मेमोरी ब्लॉक बना होगा। पहले आ रहा है लास्ट में 920 देख लो, और यहाँ पर आ रहा है 696, यानी कि ये वाला सही है। ठीक है, तो पाइथन के अंदर आपको दो फंक्शन दिए गए जो आप वेरिएबल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए यूज कर सकते हैं। पहला है टाइप फंक्शन, दूसरा आईडी फंक्शन। और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है या ध्यान से समझने वाला कॉन्सेप्ट वो ये है कि ये दोनों फंक्शन इस वेरिएबल के लिए काम नहीं करते हैं, ये वेरिएबल जिसको रेफर कर रहा है उसके लिए काम करते हैं। ए जिसको रेफर कर रहा है उसका टाइप क्या है वो ला कर देगा, ए जिस मेमोरी में जा रहा है वहां एड्रेस क्या है वो एड्रेस लेकर है। ठीक है, थोड़ा सा और इस पर प्रैक्टिस करते हैं। अब मैंने क्या करा, मन में एक डाउट आया। डाउट क्या है कि आप एक काम करिए, यहां पर ए की वैल्यू आप प्रिंट कराइए और उसका एड्रेस प्रिंट कराइए। अगली बार ए की वैल्यू चेंज करिए लेकिन 20 कर दीजिए, मतलब ये भी इंटीजर है देखने में और ये भी इंटीजर है। तो हो सकता है कि जब दोनों एक जैसे हैं तो उसी जगह जहां 10 आया था मेमोरी में उसी जगह 20 हो जाए। सो पाइथन का रूल है नहीं, हर वैल्यू एक अलग एड्रेस पर एलोकेट होगी। देखो ये आ रहा है 624 और ये आ रहा है 944, यानी कि अलग वैल्यू है तो अलग एड्रेस पर हमारी आ रही है। तो इस चीज को पाइथन में कोई टेक्निकल नाम दिया गया है,
अगर मुझे कहीं पर किसी को समझाना है और इतना टाइम नहीं है, इतना एक्सप्लोर करके किसी को समझाएं कि ऐसे 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 होता है, तो कोई सिंगल वर्ड बनाए इतने सारे कॉन्सेप्ट को समझाने का? आंसर इज यस। और उस सिंगल वर्ड का नाम क्या है? इन पाइथन, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, these values are immutable. IMMUTABLE. Immutable means unmodifiable. आप कभी वैल्यू को मॉडिफाई, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, एक बार अगर किसी एड्रेस पर मेमोरी में आ गई, जब तक हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है तब तक या तो उन्हीं वैल्यू का यूज करो या फिर उन्हें डिलीट कर दो, लेकिन वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल। मैं लिख देता हूँ। ये पाइथन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। हर लैंग्वेज में ये आप अप्लाई नहीं करेंगे। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, वैल्यूज आर इम्यूटेबल। ठीक है, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ जितनी वैल्यू पाइथन में होती है सारी की सारी इम्यूटेबल होती हैं। ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो हमारा ये वैल्यूज होती हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, दीज वैल्यूज आर इम्यूटेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर आप ध्यान से समझें तो आपको लगेगा कि पाइथन ने ये सही नहीं किया। अगर मैं किसी एक वेरिएबल में 5 बार वैल्यू बदलूंगा तो क्या 5 अलग अलग मेमोरी ब्लॉक बनेंगे? आंसर इज यस, बनेंगे। तो अभी तो हमें ये लग रहा है कि गलत है, सही नहीं हो रहा है, मतलब पाइथन का ऐसा करना सही नहीं है। लेकिन अभी हम एक टॉपिक पढ़ रहेंगे और उसको पढ़ने के बाद हो सकता है हमारा नजरिया बदल जाए और हम बोले नहीं पाइथन आपने सही किया। ठीक है, देखते हैं और फिर डिस्कशन करेंगे कि पाइथन ने ये जो किया है ये सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि हर लैंग्वेज ऐसा नहीं करती है। C++ लैंग्वेज ने ऐसा नहीं किया था। C++ लैंग्वेज में उसी जगह पर वैल्यू बदल जाती है, बार बार नए मेमोरी लोकेशन नहीं होते हैं। जावा लैंग्वेज ने ऐसा किया हुआ है स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए, स्ट्रिंग के लिए ऐसा किया हुआ है, इंटीजर फ्लोट के लिए ऐसा नहीं किया हुआ। ठीक है, लेकिन पाइथन ने तो अपनी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग सबके लिए कर दिया। समझते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं आपको समझाने की कोशिश। A = 10, B = 10, C = 10। अगर आपसे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इन तीनों वेरिएबल्स का कोई कहेगा बनाइए, तो हो सकता है आप ऐसा बना दें कि ये 10 है, ए इसको रेफर कर दें, और ये एक और 10 है और बी इसको रेफर करते हैं, और ये एक और 10 है और सी इसको रेफर करते हैं। ठीक है, गलत, पाइथन में ऐसा नहीं है। अगर हम पाइथन के अंदर इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो 10 मेमोरी में एक बार हो, ए इसी को रेफर कर रहा हो, बी इसी को रेफर कर रहा हो, सी इसी को रेफर कर रहा हो, ये तीनों वेरिएबल इसी को रेफर कर रहे होंगे, ए बी सी। फायदा क्या हुआ? हमने कहा अभी हम फायदे नुकसान की बात नहीं करते, अभी हम बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फायदा नुकसान अभी करेंगे कंक्लूड। तो पहले ये प्रूफ करो कि ये तीनों वेरिएबल एक ही मेमोरी ब्लॉक पर जा रहे हैं, अलग अलग 10 पर नहीं जा रहे हैं। हमने कहा अभी जस्ट लिखा है, प्रिंट कर देते हैं, ए बी सी, तीनों को प्रिंट कर दिया। वैल्यू तो पता है 10 आएगी, सबके एड्रेस दिखाओ, आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ बी, आईडी ऑफ सी। एट नाइन सिक्स, 896, 89। चलो ठीक है, प्रूफ हो गया कि ये तीनों के तीनों वेरिएबल एक ही मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है,
अब बाय डिफॉल्ट सी सी प्लस प्लस जावा में ये नहीं होगा। अगर ये लैंग्वेजेस होंगी तो तीनों वेरिएबल के पास अपनी अपनी कॉपी होगी। अब इसके पहले जो मैंने पढ़ाया वो और जो अभी पढ़ाया वो दोनों को कंबाइंड में कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, माना पाइथन इस वैल्यू को मॉडिफाई करवा देता है, माना पाइथन इस वैल्यू को मॉडिफाई करवा देता है, क्या होगा अगर बी ने अपनी वैल्यू बदल ली? बी कह रहा है कि मैं अपनी वैल्यू बदलूंगा, 11 करूंगा। ए और सी नहीं कह रहे हैं, ए और सी कह रहा नहीं हमें तो वो 10 ही सही है। अगर पाइथन इसको इसी जगह बदल दे, अननेसेसरी ए और सी को भी तो चेंज मिल जाएगा। तो ए और सी को हम चेंज देना ही नहीं चाहते। तो जब आप b इक्वल टू 11 लिखेंगे तो अभी जो इससे पहले पढ़ाया था वो अप्लाई कर दीजिए कि जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू बदलते हैं तो वो सेम लोकेशन पर नहीं बदलती, आपका नया ब्लॉक में हमारी लोकेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब 11 के लिए अलग से ब्लॉक बनेगा और बी से बोलेंगे इसे छोड़िए और इसको रेफर करिए। ए और सी से बोलेंगे आप जैसे हैं वहीं पर लगे रहिए। ठीक है, देखते हैं। 10 11 10, ए और सी जैसे है वैसे ही है। ये यहाँ पर एड्रेस वही है जो पहले आया था, यहाँ एड्रेस वही है जो पहले आया था, यहाँ बदल गया। यहाँ पर एड्रेस हमारा, ठीक है। अब पाइथन को करना क्या था, पाइथन के लिए अगर कभी भी मल्टीपल वेरिएबल सेम वैल्यू रेफर करते हैं उनकी मेमोरी सेव करनी है। अगर उनकी मेमोरी सेव करनी है तो एक तरीका निकाला गया कि उन सारे वेरिएबल से कह देंगे कि सब एक ही मेमोरी को रेफर करना शुरू करो। लेकिन फिर एक डर आ गया मन के अंदर। डर क्या आया कि अगर सारे वेरिएबल एक ही मेमोरी को रेफर करना शुरू कर देंगे तो आपने मेमोरी तो बचा ली, लेकिन ये सोचिए किसी एक ने मॉडिफाई कर दिया तो सबको चेंज नहीं मिल जाएगा फिर। तो फिर दूसरा रूल बनाया गया कि एक काम करो, इस वैल्यू को इम्यूटेबल कर दो। इम्यूटेबल करने का फायदा यह होगा कि अब इसे कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ना ए कर पाएगा ना सी कर पाएगा, ये सिर्फ रीड ओनली हो गई है। अब अगर कोई चेंज करेगा उसे मना भी नहीं करेंगे कि भाई चेंज नहीं कर सकते। उससे क्या मतलब बी को कि इसे ए और सी भी रेफर करने, तो बी जैसा चाहता है वैसा हो जाएगा। क्या करेंगे, जब बी अपनी वैल्यू बदलेगा या ए और सी अपनी वैल्यू बदलेगा तो यहाँ पर ना बदलकर कहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे। अब इसको लार्ज स्केल पर सोचते हैं, लार्ज स्केल पर एक यूनिवर्सिटी के अंदर 10 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, मुझे उसके सॉफ्टवेयर बनाना है और यूनिवर्सिटी के अंदर 10 लाख स्टूडेंट की एज स्टोर करनी है। 10 लाख वेरिएबल मैंने बनाए एज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब सोचो अगर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट की एज की बात करूं तो क्या एज होगी, 20 साल, 22 साल, 30 साल, 40 साल, 20 से 40 तक होगी। यानी कि 10,000 ऐसे स्टूडेंट जरूर होंगे जिनकी एज 22 होगी। अगर मैं पाइथन का इस्तेमाल करता हूं तो जिसकी एज 22 है वो सारे स्टूडेंट अलग अलग जरूर होंगे लेकिन मेमोरी में वो एक ही एज को रेफर कर रहे होंगे। सोचो अगर हम एक ही को रेफर नहीं कराएं तो फिर हमें सी वाली अप्रोच फॉलो करनी होगी, हर वेरिएबल को अलग वैल्यू दे दो, हर वेरिएबल को अलग वैल्यू दे दो। और जब हर वेरिएबल को अलग वैल्यू दे देंगे तो फ्री है, ये वैल्यू यहीं पर चेंज की जा सकती है। अब क्यों, क्योंकि वो फ्री हो गया है, उसे कोई और एक्सेस कर ही नहीं रहा है। लेकिन मान लो कोई चेंज ना करे तो अननेसेसरी मेमोरी बहुत ज्यादा हमारी वेस्ट नहीं हो गई। आपको कैसे पता चला कि ये चेंज होगी आगे चलकर, क्या पता चेंज होगी नहीं होगी। आप शुरू से ही मेमोरी वेस्ट करके क्यों चल रहे हैं, शुरू में मेमोरी को बचाइए। अगर कोई चेंज करेगा उस समय उसको हम नई मेमोरी दे देंगे। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है जब भी कोई भी चीज शेयर करी जाएगी कई लोगों में तो पहला थंब रूल होता है कि उसको रीड ओनली करो, क्योंकि अगर वो कई जगह शेयर हो रही है तो कहीं से कोई मॉडिफाई ना कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस चीज को इम्यूटेबल यानी कि सिर्फ रीड ओनली बनाइए। और अगर कोई चेंज करना चाहता है तो फिर उसको हम दूसरी जगह रेफर कराएंगे। ठीक है, यही पाइथन ने इंटरनली अपने वेरिएबल और उसकी वैल्यू के साथ किया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से पाइथन के वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा भाई वेरिएबल की डेफिनेशन।
अब बात करते हैं कि कैसे हम पाइथन के अंदर वेरिएबल को रन टाइम पर इनपुट लेकर यूज कर सकते हैं, या कैसे हम वेरिएबल के साथ अदर ऑपरेशंस जो भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है, पहले पूछ लीजिए।